जय हिंद साथियों। तो साथियों हम पिछले हिंदी के प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक कुल मिलाकर 30 हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों इसी तरह के हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 61 है, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त क्या होगा? कौन सा शब्द हमें प्राप्त होगा? तो अत्यंत का पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो साथियों अत्यंत बना है अति जमा अंत से, अति जमा अंत से मिलकर बना है अत्यंत। तो यहां पर हुआ क्या है, ई जमा ए मिलकर यह बना रहे हैं, तब हमारा यहां पर ये आया है। तो साथियों ये किस संधि में होता है? तो ये होता है साथियों यड़ संधि में। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची, ये किसका सूत्र होता है? यड़ संधि का होता है। इसमें क्या होता है साथियों, ई का यह हो जाता है, ऊ का अगर यहां पर ऊ होता तो ऊ का क्या हो जाता, वह हो जाता। अगर यहां पर साथियों रिरी होता तो रिरी का रे हो जाता, और अगर यहां पर लिरी होता तो लिरी का ल हो जाता। तो कुल मिलाकर ये अंतःस्थ वर्ण यह वह रे ल हो जाते हैं यड़ संधि में। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? ये उपसर्ग है अति और अति है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 62। अकाल का सुकाल से वही संबंध है जो अब का डैश से है। अकाल का सुकाल से संबंध अगर हमें पता लग गया तो हम अब का संबंध बता सकते हैं। साथियों अब ने ये अर्थ है, ये अर्थ है, इस बात का आप याद रखना, ये अर्थ है, ठीक है। तो अकाल का सुकाल से क्या संबंध है? तो साथियों अकाल का सुकाल से संबंध है विलोम शब्द का। अकाल का जो सुकाल है ये विलोम शब्द है। तो अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम शब्द होता है साथियों इति। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इति होता है। तो इति हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक अग्नि का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही बात है। अनल ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। अनिल ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल किसका पर्यायवाची है? साथियों ये पर्यायवाची है वायु का। अनिल वायु का पर्यायवाची है और वहीन ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी अनिल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64। अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा हुआ है, दूसरा अर्थ बताइए। तो पिरमत, इसका जो पिरमत का जो एक अर्थ है वो दे रखा स्वेच्छाचारी, पिरमत का दूसरा अर्थ हमें बताना है। तो उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त या फिर उत्कृष्ट। तो पिरमत का दूसरा अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए उन्मत्त। पिरमत का उन्मत्त ही एक दूसरा अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 65। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको दिया गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने व्यवस्थित किया है? शिव सिंह सेंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जॉर्ज गिरियसन ने या फिर मिश्र बंधु ने? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 66। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ का या फिर उड़द का? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अक्षत, जिनको हम चावल भी कहते हैं। तो अक्षत और चावल आपस में क्या है? समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और आपने ध्यान भी दिया होगा सिंदूर के साथ साथ हम थोड़े से चावल भी तिलक के रूप में, तिलक लगाने के रूप में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। ये चिन्हित होगा, तो इन सभी में देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों देवालय का संधि विच्छेद करते हैं देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, ये होगा देवालय का संधि विच्छेद। तो इसमें हुआ क्या है, संधि देख लेते हैं। ए प्लस ए बराबर आ हो रहा है, यानी कि यहां पर कौन सी संधि होगी साथियों? यहां पर होगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, देव प्लस आलय किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में देव प्लस आलय लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 68।
देशांतर में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। देशांतर में आपसे समास पूछा गया है, देखेंगे कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो देशांतर में साथियों समास होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास कहां पर होता है साथियों? अगर किसी शब्द का कोई अलग ही अर्थ निकले, जैसे दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है? 10 सिर वाला, ठीक है, 10 सिर वाला दशानन कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अलग ही अर्थ है रावण। इसका अलग अर्थ क्या है? रावण। तो यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। द्विगु समास कहां पर होता है? द्विगु समास जहां भी आपको संख्यावाचक शब्द मिल जाए, पहला कौन सा शब्द मिल जाए? संख्यावाचक, जैसे तिराहा। जैसे क्या? तिराहा, 3 राहों का समूह। तो पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक है। त्रिफला, पहला शब्द क्या है? 3 फलों का समूह, त्रिफला। यहां भी क्या है? द्विगु समास है। चौराहा, यहां भी क्या है? द्विगु समास है। त्रिरत्न, त्रिकाल, ये सब चीजें क्या है? इन सभी में द्विगु समास है। द्वंद्व समास कहां पर होगा? जब पूर्व पद और अंतिम पद दोनों प्रधान हो, जैसे रात दिन, जिनके बीच में क्या है? डैश आए, या आप पहचान ही कर सकते हैं कि विलोम शब्द हो। माता पिता, तो माता और पिता, रात और दिन, सीधा और उल्टा, तो इन काला और सफेद, तो इन सभी में कैसा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 69। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो अर्थ के आधार पर इस वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य है ये? नहीं। विस्मयवाचक है? इसमें कोई विस्मय नहीं हो रहा है। इच्छावाचक है? इच्छावाचक हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें इच्छा अपनी जाहिर की है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। निषेधवाचक वाक्य? ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनू हंसे, दैन कहे नटी जाए। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है हमें बताना। शांत रस, वात्सल्य, श्रृंगार या फिर अद्भुत। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा, इसमें होगा साथियों श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पिछले प्रैक्टिस सेट में एक श्रृंगार रस से क्वेश्चन बना था हमारा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो साथियों सभी को याद रखना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 71। जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करीवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो उपयुक्त पंक्तियों में हमें छंद बताना है कि कौन सा छंद है। दोहा है, सोरठा है, वर्बे है या फिर रोला है। तो साथियों ये हमें देखने में दोहा का उल्टा लग रहा है। दोहा का उल्टा कैसे है? देखो सदन यहां पर है और बदन यहां पर है, लेकिन लास्ट में ये वाला कहां पर होना चाहिए था? लास्ट में होना चाहिए था। ठीक है, सोई वाला, सोई होई वाला। तो कहने का मतलब यह है दोहा सोरठा ये दोनों आपस में उल्टे हैं। दोहा सोरठा क्या है? दोनों छंद आपस में उल्टे हैं। दोहा का पहला चरण, सोरठे का तीसरा चरण होता है। ठीक है, तो यहां पर होगा साथियों हमारा सोरठा, सोरठा छंद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो पंक्तियों में इनमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यह हमें बताना है। अनुप्रास है, वक्रोक्ति, यमक या फिर श्लेष। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा साथियों, मुदित महीपति मंदिर आए, यहां पर मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, और इनमें सेवक सचिव सुमंत्र, इन सभी में किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? स वर्ण की। तो जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, बार बार आए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है साथियों अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 73 आज के प्रैक्टिस सेट का। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही आशय या अर्थ स्पष्ट किया गया है? आंख बिछाना। तो आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बेसिकली हमें वही बताना है। प्रतीक्षा करना, अनदेखा करना, अत्यधिक स्नेह देना या फिर धमकाना। तो आंख बिछाना, आंख दिखाना नहीं है, आंख बिछाना है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा साथियों प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए प्रतीक्षा करना इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 74। पद्मावत किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पद्मावत किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है जिनका पूरा नाम, सूरदास या फिर तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा साथियों
ये रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 75। द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, जांच के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट का आदेश आया है, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया है, एक पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट आदेश दिए हैं, या फिर मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 76। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर आसाम? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा साथियों ये सारे के सारे कवि हैं उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 77। आई के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है, तो रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। तो साथियों आई के उच्चारण में दो चीजों की सहायता ली जाती है, दो अंगों की सहायता ली जाती है। तो वो किन किन की सहायता ली जाती है? तो पहले देखते हैं साथियों, आई जो है ये एक संयुक्त वर्ण है। कैसा वर्ण है? ये संयुक्त वर्ण है। ये दो वर्णों से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है? ए से और ई से, ए और ई से मिलकर बना हुआ है, बड़ी ई से। ठीक है, ए और ई से मिलकर बना हुआ है। तो इनकी उच्चारण जो स्थान होगा, जो उच्चारण ध्वनि है इनकी, वही को मिलाकर आई की भी उच्चारण ध्वनि बनेगी। जैसे ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है साथियों तालु। तो कंठ प्लस तालु इन दोनों को मिलाकर आई का उच्चारण स्थान है, कंठ प्लस तालु। तो यहां पर पहले में माना जाएगा कंठ और दूसरे में आएगा हमारा तालु। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कंठ तालु, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 78। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, आपको एक प्रश्न यहां से यह भी मिल सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कीर्ति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास? तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा साथियों हिंदी शब्द सागर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो जो अत्यधिक लिखा हुआ है इसकी शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है। तो अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो साथियों ये जो अत्यधिक लिखा हुआ है इसका सही जो लिखने का तरीका है वो क्या है? सही शब्द इसमें क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक लिखा जाता है। यहां पर आकार डंडा नहीं आता है, अत्यधिक लिखा जाएगा साथियों, यहां पर आकार डंडा नहीं आएगा जो यहां पर लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष या फिर प्रभु? तो इन चारों शब्दों में किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा साथियों बंधुत्व में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 81। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में विशेषण शब्द है। विशेषण क्या होते हैं साथियों? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लड़कपन, उचित, कठोरता या फिर घबराहट? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा साथियों उचित। उचित क्या है? विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 82। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? ओढ़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है। साथियों दो तरह की क्रिया होती है कर्म के आधार पर, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होगी, जिसमें कर्म नहीं होता है वो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक होगी। तो ओढ़ना कैसी क्रिया है? एक अकर्मक क्रिया है। ये भी आपको याद रखना कि ओढ़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। और इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी ये हमें बताना है। ओढ़वाना, उड़ाना
ओढ़ना, ओढ़ या फिर उड़वाना। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा साथियों उड़ाना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 83। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? तो साथियों राम कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है। देखो पढ़ना क्या है? पढ़ना है एक क्रिया, पढ़ना क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे जो इस क्रिया की भी विशेषता बता दे कि कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, तेज पढ़ रहा है, आराम से चल रहा है। यानी कोई भी चीज जो क्रिया की, जो कोई भी शब्द जो क्रिया की क्या बताए? विशेषता बताए, उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 84। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भवानी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा ये हमें बताना है। भगवती, भव, भवानी या फिर भगवान? तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा साथियों, इसका जो पुल्लिंग शब्द बनेगा वो बनेगा भव। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 85। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक करने की सबसे कम योग्यता रखता है? बनने की, कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। राम, रावण, दशरथ या फिर पुत्र? तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्र। ये जो शब्द आया है पुत्र, ठीक है, ये शब्द आया पुत्र, यह कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं साथियों? जो शब्द संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मुख हो गया, गृह बोल देते हैं कभी कभी घर को, तो गृह हो गया। तो इस तरीके के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। गरम, नरक, नरम या फिर तीर्थ? तो इसका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है, इसका आंसर होगा साथियों तीर्थ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर डैश उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। संगम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें कौन सा शब्द उपसर्ग के रूप में मिलेगा? तो संगम का संधि विच्छेद करते हैं तो संगम का संधि विच्छेद होगा साथियों सम प्लस गम। सम प्लस गम, यहां पर हलंत लगा हुआ होगा, तो ये होगा हमारा संगम का सही संधि विच्छेद। और यहां पर संधि कौन सी है? अगर आपसे संगम में संधि पूछी जाती है, इसमें कौन सी संधि है? तो साथियों इसमें है हमारी व्यंजन संधि। इसमें स्वर संधि नहीं है, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। तो ऑप्शन में हमें कहीं भी हलंत लगा हुआ नहीं है, तो हम इसमें लगा लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 88। अभिग का विलोम है। अभिग का विलोम शब्द क्या है? अग, तग, प्रग या फिर चतुर? तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अभिग का विलोम शब्द है अग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, आग शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या फिर शक्र? तो साथियों आग का पर्यायवाची है वैश्वानर। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न देखेंगे, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो साथियों ये जो चार जो अर्थ दे रखे हैं पंच शब्द के दे रखे हैं, और इनमें से एक शब्द ऐसा है जो पंच का अर्थ नहीं है, उसी की हमें पहचान करनी है। तो 5 ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या फिर पंचानन? तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। हम आपसे मिलेंगे कल अगली क्लास में। जय हिंद।